चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं अपना जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का। ठीक है, इसके पहले गाइस ऑलरेडी हमने 9 चैप्टर खत्म कर दिए हैं फिजिक्स के। तो जाओ उसे अच्छे से देख लो लाइन बाय लाइन, सारा चीजें अच्छे से देख लोगे, फायदे में रहोगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप गाइस कि आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते रहोगे। गाइस अगर आपको करंट के बारे में जानना है तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 मैंने डाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका पहला पार्ट सिर्फ देख लो, स्टार्टिंग का 20 मिनट देख लोगे, इतना अच्छे से करंट के बारे में समझ जाएगा ना कि जिंदगी में कभी डाउट ही नहीं आएगा आपको करंट के बारे में। और वैसे भी आज भी मैंने बताने वाला हूं तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस आपने 10th में चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी सीखा था, 11th में भी आपने इलेक्ट्रिक करंट में सीखा, 12th में तो अभी सीख ही रहे हो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने भी पहले वाले वीडियो में करंट के बारे में सब बताया है। तो हर जगह से आपको सेम नॉलेज मिल रही, तो आई होप कि आपको ज्यादातर आता ही होगा, नहीं आता तो फिर भी मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सारा लोकेशन मैंने बता दिया है, आप बुक जाके उठा के बेसिक भी पढ़ सकते हो, तो बेसिक तो मैं भी बताऊंगा ही। तो चलो देख लो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले गाइस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मान लो पहली बात करंट क्या होता है ये जानो। तो करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज मींस कोई भी चार्ज हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो सकता है। फिलहाल अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो निगेटिव चार्ज की हम बात करते हैं जो कि ई माइनस होता है, और चार्ज को हम कैसे भी दिखा सकते हैं क्यू। ये मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता है। ठीक है, अगर गाइस सपोज दैट आपके पास कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडम कैसा भी मोशन करते हैं। अगर उनको आपको लाइन से मोशन करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, मतलब चार्जेस देने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप दिखा सकते हो, इस तरीके से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। और जब गाइस जिसमें से करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का फ्लो होगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तभी आपको करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर इसमें से चार्ज मूव होंगे तो आपका करंट क्या होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है, आपका करंट जो होगा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे चल के हम सब डायरेक्शन वगैरह सब देखेंगे। तो अभी आपको फिलहाल मैं एक मतलब बोर्ड में आके दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूं, उसे आप अच्छे से देख लो। तो गाइस अभी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और करंट के बारे में। एग्जैक्टली अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट तुम लोग को पता ही होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली भाई। करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, फटाफट हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, सो करंट एग्जैक्टली क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि जो आपका चार्ज है पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट, यही करंट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर चार्ज फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, इट्स सो सिंपल। ठीक है, सो ये सारी चीजें तुमको समझ के रखनी है और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी हम लोग समझते हैं कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आगे। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कैसे प्रोड्यूस होता है सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ गाइस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो गाइस तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ एक छोटा सा पोटेंशियल इसमें कनेक्टेड है। अगर इसमें पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये फिर रैंडम मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, इट मींस दैट वो क्यू होगा, क्यू निगेटिव भी हो सकता है और क्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग करंट के केस में हम लोग निगेटिव वाले की बात कर रहे हैं, समझ गया। सो ये करंट फ्लो कराना है तो यहाँ पे पोटेंशियल देना पड़ेगा, बट कैसा पोटेंशियल, तो गाइस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ होता है। और अगर ऐसा करंट फ्लो होगा, करंट मींस क्या, चार्ज, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और अभी हमने क्या देखा, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है वही करंट है। तो चार्ज जब करंट यहां से फ्लो होगा तो करंट जब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो चार्जेस क्या होंगे, करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वैसे ही करंट क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो अभी फिलहाल अगर बात करूं तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन का आपका डायरेक्शन है। बट अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूं तो करंट कैसा रहेगा, उल्टा। जो आपका करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैं फटाक से आपको लिख के दिखा देता हूं, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है तो आपका जो करंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। दिस इज द कन्वेंशनल करंट, इसका फ्लो ऐसा रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट होता है एक दूसरे के, आपने ये 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो आप ये समझ चुके हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब करंट फ्लो होता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, ओके गाइस, सो ये सारी चीजें आप समझ चुके रहोगे। अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं अच्छे तरीके से कि भाई एग्जैक्टली मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है।
तो क्यों ना गाइस सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में जान लें। तो देखो, कभी भी आपने मैग्नेट का खेल तो खेला ही होगा। मैग्नेट के बगल में अगर आपने आयरन बिरन लिया होगा, उसको घुमाया होगा, तो आप ये जानते रहोगे मैग्नेट किस तरीके से पोल होते हैं। कभी भी मैग्नेट क्या करता है, एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। चलो मैं मानता हूं कि आपको फील्ड के बारे में नहीं पता है। देखो, आप अगर एक कोई भी लोखंड की वायर लेके आओ या कोई भी लेके आओ, तो उससे क्या होती है, ये अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप इसको 10 मीटर की दूर में रखोगे तो अट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि अगर मैं मान लूं अगर गाइस कि चलो इतने रेंज में मैग्नेट किसी चीज को अगर अट्रैक्ट करता है, इस रेंज में अगर मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, सो दिस इज द गाइस फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये वही वाईफाई राउटर के जैसा है कि वाईफाई का रेंज अभी यहां तक है, अगर तो यहीं तक पकड़ेगा, अगर आप इसके बाहर चले गए तो आपका रेंज नहीं पकड़ेगा। वही फील्ड है, समझ गया अच्छे से। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, यानी कि द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। अब अगर इस फील्ड में अगर आप आते हो तो आपका रेंज स्ट्रांग रहेगा। जितना क्लोज आओगे उतना स्ट्रांग आपका रेंज रहेगा। आप यहां पे खड़े हो तो आपका रेंज बहुत कम रहेगा, मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा अपना मैग्नेट किसी भी मेटल को। अगर आप क्लोजली आ जाओगे तो अपना जो मैग्नेट होगा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसी भी मेटल को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस, आपने कभी क्या सोचा कि जिस भी फोर्स के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर मेटल आया तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है। तो जिस भी फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स का नाम क्या होगा, तो वो फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा, वो फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो गाइस, आपने मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लिया। अब हमको देखना है कि करंट के वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो गाइस, अपने मैक्सवेल ने, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, फैराडे एंड ऑरेस्टर, इन सभी ने एक चीज बताई कि कभी भी अगर मान लो आपके सामने इस तरीके से करंट अगर है, आपके पास कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके सामने, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आपका जो करंट है वो इस तरीके से मतलब सामने की तरफ फ्लो हो रहा है। आपका करंट जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपका करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो गाइस, एक बात ध्यान रखना है, इसमें से टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सपोज दैट गाइस, अगर आपके सामने ये कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकती है, वो आपका कंडक्टर है। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट ऐसा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके नीचे की तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा फ्लो हो रहा होगा नीचे की तरफ। फिलहाल हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम अब सिर्फ करंट पे फोकस करेंगे। वो तो मैं 9th का आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, और चार्ज का डायरेक्शन जिधर रहता है उसके अपोजिट अपने करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। ये बातें तुम्हें पता होगी। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो आपको एक बात बताता हूं, कभी भी किसी भी कंडक्टर से ना अगर कोई भी करंट फ्लो होता है तो उसमें से ना मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्रिएट होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो गाइस, एक होता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट आप कह सकते हो, और एक होता है टेम्पररी। ठीक है, ऐसे दो टाइप के आपके पास मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट। ठीक है, इन दोनों मैग्नेट के बारे में बताता हूं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, वो मैग्नेट जो मतलब परमानेंटली किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते रहेगा, और टेम्पररी वो होता है जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट मतलब उसका पावर, जो मैग्नेट की पावर होती है कुछ टाइम के लिए आती है। इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं अभी आपके सामने, ध्यान देना अच्छे से। चलो सुनो ध्यान से। अगर सपोज दैट गाइस, ये आपके पास वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, ऑरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिर फैराडे भी आए, मैक्सवेल आए, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्टों ने क्या किया गाइस, आप लोगों को उन्होंने बताया कि कभी भी अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो चलो जान लो उसके बारे में। गाइस, सपोज दैट ये आपके सामने मैग्नेट है, ये आपके सामने मैग्नेट है। ठीक है, तो अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं। मैं सपोज आपको इस फील्ड के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सा आपको बताता हूं। इस मैग्नेट के सामने अगर आप कोई भी एक आयरन का कुछ भी ब्लॉक लाते हो तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर मैं सपोज इसको थोड़ा सा और दूर रखता हूं, और अगर मैं दूर रखूंगा तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि कुछ इसकी एक लिमिट है, एक रेंज है। अगर इस लिमिट के अंदर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की लिमिट है, उसके अंदर अगर कोई भी चीज आई तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी, अगर नहीं आया तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि वाईफाई की रेंज होती है, रेंज से बाहर अगर आप जाओगे तो एकदम फिर आपका कनेक्शन पकड़ेगा नहीं, और अगर आप वाईफाई की रेंज में हो तो ठीक है आपको कनेक्शन पकड़ेगा। कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो यानी कि सपोज दैट ये एक लिमिट है, ये एक फील्ड है, इसी को हम फील्ड कहते हैं, एरिया जिसे आप कह सकते हो फील्ड। इस फील्ड के कोई बाहर रहेगी तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अंदर जाओगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इसी तरीके का गाइस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यही हो गया, जो फील्ड था, मैग्नेट ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया उसे मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे थे। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो तुमको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, अगर नहीं हो तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो सिंपल। समझ गया? तो चलो गाइस, अगर ये आपके सामने वायर है तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या बताया, ओरस्टेड है, मैक्सवेल है, इन सब ने क्या बताया कि अगर किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बातें आपको जाननी है, मतलब ऐसा कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा टेम्पररी। अब अगर इसके अगल बगल कोई छोटा सा लोखंड भी आ जाएगा ना तो टेम्पररली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर किधर भी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररली यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, हल्का सा कोई भी अगर आयरन वीरन आ गया तो इसमें टेम्पररली वो उसमें अट्रैक्ट होगा। ये बातें आपको जान के रखनी है। चलो तो आपको बताता हूं किस तरीके का डायरेक्शन होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लो। आपने 10th में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल के बारे में, तो यही चीज तो मैं आपको दिखाना है, इसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं। सपोज गाइस अगर आपका ये कंडक्टर है तो इसमें से अगर इस तरीके से अगर देखो कंडक्टर, ये आपका राइट हैंड थंब रूल में बता रहा हूं, ठीक है, ये आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर को आपको ऐसे पकड़ना है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, मार्कर में से देखो, ये सपोज कंडक्टर है तो इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। सो आपका जो कर्ल्ड फिंगर है, ये फिंगर है, और ये आपका क्या है, ये आपका थंब है, ठीक है। सो ऐसा ये कंडक्टर है, इसमें से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो थंब का डायरेक्शन उधर रखना जिधर करंट जाता है, तो ऐसा करंट जा रहा है तो मैं ऐसा रखा हूं, ऐसा होता तो मैं ऐसा रखता। तो जो फिंगर है वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, फिंगर ऐसा आ रही है ना, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा रहेगा। अब करंट ऐसा है मतलब ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसी रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी। समझ गया? तो ये बातें आपको समझनी है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो आप क्या बताओगे, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर सकते हो। अब ये तो बात तो फिक्स हो गई है कि जो करंट है, अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसमें टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी आयरन को अगर आप ला के रख देते हो तो वो अट्रैक्ट होगा उसके तरफ। सिंपल बात है एकदम ये, ठीक है। सो ये बात आप जान चुके हो, और ऐसा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल क्रिएट होता है। आपको इस चीज को इमेजिन करनी है, मतलब इस वायर के, कोई भी दुनिया में वायर रहने दो, अगर उसमें से करंट फ्लो होता है तो उसके अगल बगल टेम्पररी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो इसका फायदा क्या है, अब देखो, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी आपके सामने मेटल, दूसरा मेटल आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर मान लो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चीज को रख दो तो वो अंदर की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का काम है। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई भी आपके सामने कंडक्टर है, उसमें से करंट जैसे ही पास होगा तो एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी हम लोग जान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, मतलब किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में पढ़ा है, इस चीज को मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाना भी चाहूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आपका राइट हैंड, और आपके सामने ये कंडक्टर है जिसमें से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो अंगूठा है, यानी कि जो आपका थंब है, उसको जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको इस आपके थंब को रखना है। और जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर मतलब घूमी हुई फिंगर, ठीक है, ये फिंगर उस जो आपके पास कंडक्टर होगा उसमें रहेंगी, ऐसे मतलब उसमें आप पकड़ सकते हो। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, आप अपने आप समझ जाओगे। तो गाइस, अभी आप अच्छे से इसको समझ चुके रहोगे बेस्ट तरीके से एकदम, किस तरीके से आपका जो यहाँ पे कंडक्टर है, किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किस तरीके से रहेगा। मतलब जिधर कर्ल्ड डायरेक्शन रहेगा फिंगर का, उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब कोई भी कंडक्टर में से करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं आएगा। तो एक बात आपको गाइस हमेशा ध्यान रखना है, कि अपने जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर दी पार्टनर। इन्होंने ऐसा बोला, ये दोनों पार्टनर है। अगर किसी भी, चाहे दुनिया में कोई भी वायर रहे, उस वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हो, अगर करंट उसमें से फ्लो होता है, तो ये 100% है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा ही होगा। आप विदाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए करंट को वहां से निकाल नहीं सकते हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी वायर, आपके घर में भी वायर है, उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। अब चाहे वो भले लेस अमाउंट में हो चाहे जैसा भी हो, एक टेम्पररी मींस बहुत कम, बहुत छोटा, बहुत ही एकदम इंडिविजुअल कह सकते हो, ठीक है, उतना मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है। और अगर कोई भी मेटल उसके अंदर आएगा तो वो अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा उसको। कोई भी अगर उस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मेटल आया तो जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है वैसे ये भी अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, कोई भी मेटल अगर आएगा तो, ठीक है। इट्स सो सिंपल। तो गाइस ये मैक्सवेल ने ऐसा बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट आर दी पार्टनर, यानी कि व्हेनेवर कभी भी अगर आप करंट को पास करते हो, व्हेनेवर कभी भी अगर आप करंट को पास करते हो थ्रू दी कंडक्टर, कभी भी पास करते हो तो उस कंडक्टर में, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको उसका मान लो जैसे कि अगर आपके पास सामने ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कैसे होगा? कर्ल्ड फिंगर, आप थंब यहां पे लगाओगे, थंब आपका ऐसा होगा तो कर्ल्ड फिंगर आपकी ऐसे रहेंगी। अब आपको समझ चुका है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बातें गाइस आपको ध्यान रखनी है। अगर गाइस मैं किसी मैग्नेट में बात करूं तो मैग्नेट में जैसे देखो ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेट में बात करूं तो मैग्नेट में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाता है, नॉर्थ से साउथ में जाता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं हमेशा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसलिए हम इसका क्योंकि डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, हेंस इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऑलवेज मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ में रहता है। ये बातें आपको जान के रखनी है। और आप इसका डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से। किसकी मदद से? राइट हैंड थंब रूल की मदद से, जिसमें कि आप थंब को स्ट्रेच करोगे किसके अलोंग में? कंडक्टर के अलोंग में, जहां से करंट का डायरेक्शन होगा, और जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो आपका शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कभी भी गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किसी भी वायर में, तो आप किस तरीके से बस करंट को देखना, किधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही अपने अंगूठे को लगा देना और कर्ल्ड फिंगर जिधर मूव करेगी वही आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत अभी हम जानते हैं। सपोज दैट गाइस आपके पास दो वायर है, यू हैव अ टू वायर और दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में से मतलब दोनों में करंट जब जब कहूंगा आपको चार्ज याद रखना है, जब जब करंट कहूंगा आपको चार्ज याद रखना है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी और अ करंट। मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज फ्लो होगा तो ही करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज यानी कि चार्जेस का मूवमेंट, अब चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो। बट व्हाट अबाउट द करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इनडायरेक्टली चार्ज फ्लो ही तो हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, यानी कि करंट ही प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी ही है। समझ गया? एक ही बात है। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? मोशन ऑफ द चार्ज। एंड व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट के लिए टाइम मेंशन हो गया कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। समझ गया? तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस करंट में हम टाइम, पर्टिकुलर टाइम देखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, कितना भी चार्ज मूव होने दो, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी वायर है, उन दोनों वायर में से करंट जा रहा है। मैं पहले वायर की बात करता हूं। अब यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, आई होप, ठीक है। आप यहाँ पे थंब लगाओगे, यहाँ पे थंब लगाओगे और आपकी फिंगर इस तरीके से आउट स्ट्रेच रहेगी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझा? तो इस तरीके से कोई भी वायर में से अगर करंट जाता है तो उसके अगल बगल टेम्पररी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते रहता है, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। अब अगर आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी अगर ला दोगे ना मेटल वगैरह, तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बातें आपको अच्छे से जान के रखनी है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको एक बात समझना है। अगर मान लो आपके पास एक वायर है और एक दूसरी वायर है, दोनों वायर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप पहली वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस दूसरी वायर को लाते हो, दूसरी वायर को किसी भी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हो, तो ये जो वायर रहेगी वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाया नहीं हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बट आपको इमेजिन करना है। अब अंदर दिखाऊंगा तो कितना एकदम खिचड़ी बन जाएगा अंदर, इसके लिए मैंने ऐसा दिखाया है, ठीक है। दोनों वायर में से करंट जा रहा है, दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा। अब देखो मैं बार बार ये लाइन ऐसा रोटेट करके दिखाऊं, इससे अच्छा मैंने इसको ऐसा दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया ना? और बी के ऊपर ये एरो क्यों दिया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसके लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। बट कभी भी याद रखना, जो वायर 1 है अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरी वायर को आप लाओगे तो वो अंदर की तरफ क्या होगी? अट्रैक्ट होगी, उसमें एक फोर्स जनरेट होगा।
और वो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वायर 1 की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वायर को जिसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसके तरफ उसका फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। क्योंकि अगर आपके सामने ये मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट है, तो इसके फील्ड में अगर किसी चीज को लाओगे तो वो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप वायर 1 के किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे किसी दूसरी वायर को, तो उस वायर का डायरेक्शन इसी वायर 1 की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज गाइस यहां पे बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 comes close to the wire 2, then a force is exerted on wire 2 and directed towards the wire 1। अगर आपके पास दो वायर हैं और एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे वायर को आप लाते हो, तो वो जो वायर रहेगी जिसको आप लाते हो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा टू मैग्नेटिक फील्ड। अब याद रखना, अब भाई फोर्स एक्सर्ट होगा तभी ना अट्रैक्शन हुआ। तो एक फोर्स अभी कोई भी मैग्नेट है तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है तभी तो मेटल अपना मैग्नेटिक से चिपकता है, समझ गया? तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो गया वो। तो यहां भी एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा और वायर 2 में जिसका डायरेक्शन वायर 1 की तरफ रहेगा, क्योंकि वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में अपना वायर 2 आया था इसके लिए। ठीक है, तो यही गाइस यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं कि किस तरीके से अगर कंडक्टर है करंट पास होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर कोई भी मेटल या कोई भी चीज अगर जो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट में, तो वो चीज अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो अट्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स दैट कंडक्टर। ठीक है, सो सिंपल। और आपको डायरेक्शन भी पता चल चुका है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, थोड़ा सा ये रूल भी जान लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल जानने से पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल अपना ये हाथ दिखाता हूं, लेफ्ट हैंड है मेरा ये। ठीक है, चलो, तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्या करना है, ये फिंगर और ये आपका थंब, इन तीनों को आपको इस्तेमाल में लाना है। अब देखो, कभी भी आपको बताऊं, चाहे राइट हैंड रहे चाहे लेफ्ट हैंड रहे, हमेशा इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मानना है। चाहे राइट हैंड रहे चाहे लेफ्ट हैंड रहे, इस फिंगर को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, इस फिंगर को, जो ये वाली आपकी फिंगर है, इस फिंगर को आपको करंट मानना है। ठीक है, और इसको आपको फोर्स या मोशन। ठीक है, फ्लेमिंग में हम फोर्स चेक करते हैं और राइट हैंड थंब रूल में हम मोशन चेक करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में हम लोग फोर्स चेक करते हैं इसके थ्रू, और फ्लेमिंग राइट हैंड में हम लोग इसके थ्रू मोशन चेक करते हैं। ठीक है, सो आपको इस तरीके से आपके अपने फिंगर को करना है। अब अगर आपको फिलहाल क्यों चेक करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, इसका इस्तेमाल क्या है, फोर्स चेक करने के लिए। अब देखो, मैंने बोला था ना मैग्नेटिक फील्ड में आया कोई भी चीज तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो बाय सम फोर्स अट्रैक्ट करेगा ना, विदाउट फोर्स थोड़ी अट्रैक्ट कर लेगा, तो बाय सम फोर्स वो अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहने वाला है, वो फोर्स किधर रहेगा, वो हमको चेक करना है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमको चेक करना है, और ये अगर आपको नहीं आएगा तो ये चैप्टर आपको कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो ऐसा है सपोज, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका फोर्स है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका करंट है। ठीक है, तो अगर गाइस मैं ऐसा कुछ दिखाऊं, क्योंकि मुझे अभी 2D में दिखाना है, तो 2D में दिखाऊंगा अगर मैं, देखो, तो अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ये मेरी वायर है और यहां से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगा, तो ऐसा करूंगा, मेरा करंट ऊपर है ना, तो ये करंट हो गया मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये फोर्स हो गया, ये दिख रहा है, ये फोर्स है, फोर्स अंदर की तरफ। तो इसको मैं दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये मेरा करंट है, ये देखो ऊपर मेरा करंट गया, और ये वाला फिंगर देखना, ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है मेरा, ये थंब क्या है, मेरा फोर्स है, मतलब दिस इज माई फोर्स। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ये आपका फोर्स है। अब ऐसा नहीं दिख रहा तो मैंने ऐसा बना दिया, अब अंदर किसे क्या है, बोर्ड के अंदर थोड़ी डाल दूंगा। ठीक है, सो अभी इस साइड मेरा क्या है, ये मेरा ये फोर्स है, इस साइड मेरा ये फोर्स है, समझ गया? तो इस तरीके से आपको ये लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का याद रखना है। इसी तरीके से गाइस राइट हैंड रूल, तो गाइस कभी भी जब मैं बोलूंगा ना कि अप्लाई करो राइट हैंड और थंब रूल, तो आपको ये फिंगर याद रखना है। अगर मैं बोलूंगा करंट में दिखाओ, तो करंट में आपको ऊपर करके ऐसे सेट करना है अपने फिंगर को, और समझना है, तभी आप किसी का डायरेक्शन समझ पाओगे, वरना आप डायरेक्शन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं गाइस आपको बात करता हूं, सिंपल बात करता हूं, अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, ऐसे ही मैं दिखा रहा हूं। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से हमेशा साउथ जाती है। ठीक है, नॉर्थ से हमेशा साउथ जाती है, आपको मालूम है, मैं इसे दो ही बना रहा हूं। ठीक है, और आपके पास मान लो कोई अगर क्वाइल है, या कोई भी अगर सपोज दैट आपके पास कोई भी एक ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा एक मोटा सा कंडक्टर है, और इसमें से इस तरीके से करंट पास हो रहा है, इस तरीके से करंट इसमें पास हो रहा है, इस तरीके से इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसमें फोर्स चेक करना है, फोर्स चेक करना है तो लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये मोशन इसका चेक करना है तो राइट हैंड रूल। मैं अभी लेफ्ट हैंड रूल लगा के दिखा रहा हूं, ऐसे आप राइट हैंड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। अब ये करंट है, तो करंट कैसा, ऊपर है ना, करंट ऊपर है ना। अब जैसे ये फिंगर आप ऊपर करोगे ना, ऐसा करंट के लिए ये फिंगर ऊपर गई, तो जैसे ही आप ऊपर करोगे तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में, ये करंट हो गया, तो फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स ऐसा,
समझ है ना, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अब ये 3D में दिखेगा तो आपको समझेगा, ये अंदर की तरफ फोर्स इमेजिन करना जस्ट, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है इस तरीके से, ओके माय डियर। तो ये आपका फोर्स ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, फोर्स फिलहाल। अगर मैं मोशन की बात करता तो दिस इज माई करंट। अगर मैं मोशन की बात करूं तो राइट हैंड लगाऊंगा, मेरा ये राइट हैंड है। अब देखो मैं ऐसा सेट करूंगा, हमेशा ऐसे ही आपको सेट करना है, ऐसे ही आपको सेट करना है। तो ये मेरा करंट हो गया, ये मेरा करंट हो गया, समझ गया। और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ना, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा करंट है। तो फिर फोर्स कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। फिलहाल मोशन है ये, तो जब मुझे मोशन चेक करना रहेगा तो ये लगाऊंगा, जब मुझे फोर्स चेक करना रहेगा तो मैं ये लगाऊंगा, समझ गया। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि सीधा ये चैप्टर में थोड़ा स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा जरूरी था ये सारी चीजें समझना, ठीक है गाइस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अभी अपने हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो ये बातें आपको जान के रखनी है। चलो गाइस, मैग्नेटिक फोर्स के हम थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में समझते हैं। कंसीडर कर लो, अब यहाँ पे डेरिवेशन है ना, तो ये तो आप कंसीडर कर ही सकते हो। तो कंसीडर कर लो गाइस कि जो एफएम है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो आपको भी पता है, ठीक है। चलो अगर मान लो गाइस, अगर मान लो ये आपकी कंडक्टिंग वायर थी, ये आपकी कंडक्टिंग वायर थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें से इसका ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये टोटल इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी फील्ड में आप दूसरी वायर को ला दो, जो कि करंट वो भी कैरी करके रखी है, दूसरी वायर को ला दो, तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा इसमें, ठीक है। बट इसके अंदर जो गाइस इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर की तरफ मूव हो रहे थे ना, क्योंकि करंट मूव हो रहा तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन मींस क्या, चार्ज हो गया ना, समझा कि नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो किसी भी वायर में, तो उसके चार्ज में भी फोर्स अप्लाई होगा ना। जो ये वायर इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, क्यों, क्योंकि ये दूसरी वायर है, ये पहली वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया था। और अगर आप मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी लाओगे तो वो अट्रैक्ट तो होगी, उसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई होगा ही। तो आपने भी वही किया, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन में भी अप्लाई होगा ना, समझा कि नहीं। और जो कि फील्ड में है, बी बार इस फील्ड में है, और जिस वेलोसिटी से आप अट्रैक्ट करोगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगाते हो तो सो सिंपल यार, उसके ऊपर वेलोसिटी तो आएगी ना, तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो ये जो फोर्स होगा गिवन बाय द चार्ज, अब चार्ज फिलहाल यहाँ पे माइनस ई है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप क्यू भी ले सकते हो। अब क्यू मैंने बताया ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू कितनी की वेलोसिटी से और कौन से फील्ड में, ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। समझ गया अच्छे से मैग्नेटिक फोर्स कैसे आया, क्योंकि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरी वायर को लाओगे तो उसमें से भी करंट तो पास ही हो रहा है, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आपने फोर्स लगाया, यानी कि चार्ज के ऊपर लगाया। जब आप उसे अट्रैक्ट करोगे तो वो चार्ज मूव होंगे बाय सम वेलोसिटी, और जिस आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो वो सब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो भी आपका फोर्स है, जो भी आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर गाइस मैं जनरली बात करूं, अगर मान लो अपने को नहीं पता कि अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन ही है, तो फिर यहाँ पे मैं कोई भी एक चार्ज ले लेता हूं जिसको हम क्यू कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी। बट यहाँ याद रखना ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर के बारे में आप जानते रहोगे, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। ये बातें आपको जाननी है। नाउ अगर गाइस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो देखो अभी आपने सीख लिया कि देखो अगर कोई भी एक वायर है, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में किसी आप एक दूसरी वायर को लाओगे तो इस वायर के ऊपर, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ रहेगा, मतलब वायर 1 है और अगर आप किसी वायर 2 को अगर आप लाते हो वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में, देखो मैं सिंपल सा आपको फिर से रिपीट करके अच्छे से बताता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज यू हैव अ वायर 1, उसमें से कोई भी करंट अगर पास हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर आप अब उसमें भी अगर कोई भी एक आप दूसरी वायर, ये वायर 1 थी, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये बी था, ठीक है। और अगर आप दूसरी वायर लेके आते हो तो जो दूसरी वायर रहेगी, दूसरी वायर अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दूसरी वायर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा बाय दी वायर 1, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा एक फोर्स, ठीक है। तो इस वायर में से भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना,
तो ये जो फोर्स एक्सर्ट हुआ कैसे हुआ, ओनली ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर वन ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट हुआ ऑन दी वायर 2 और वायर 2 अंदर की तरफ आ जाएगी। ये जस्ट वही सिंपल मेथड है कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप किसी भी इसके यहाँ पे कोई मेटल लाते हो तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सो सिंपल। तो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप लाओगे तो वो चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगी ना, तो वही आपका फोर्स है। ठीक है, ये बातें आपको जान के रखनी है। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे ये चीज समझ लो कि अगर ये वायर 2 है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बाय सम वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी जिसे मैं बी समझ रहा हूं। तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा यहाँ पे, चार्ज इंटू वी जो है वेलोसिटी इंटू वी, यानी क्यू वी वी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया, तो ये एकदम चिंदी मेथड है, इतना अच्छे से बताया हूं, आपको आना ही चाहिए अभी। ठीक है, चलो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अगर मैं गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपने 11th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। 11th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैग्नेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड था, अब मैग्नेट के केस में वेलोसिटी भी है, क्योंकि कोई भी जो अगर चार्ज है तो चार्ज मूव होगा ना बाय सम वेलोसिटी इन द केस ऑफ मैग्नेट, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। बट इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है, जो चार्जेस है उनकी वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इसमें चार्ज मूव होते हैं तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बट इन द केस ऑफ मैग्नेट ऐसा नहीं है, मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी प्रोड्यूस रहता है, मैग्नेट का वो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोड्यूस होगा ही। बट इन द केस ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहाँ पे ओनली क्यू ई अपने 11th में पढ़ा है कि ये आपका जो एफ होता है, दिस इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड हियर अभी हमने सीख लिया एफएम के बारे में, यानी कि द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी चार्ज क्यू में अप्लाई करते हो तो, क्योंकि अगर एक वायर है तो वायर में से करंट भी पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। फिर इसमें से मैग्नेटिक, अगर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है, तो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो यहाँ पे बी भी आ रहा है और ई दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों, अब इसके अंदर जो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो अगर उसी चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन में, अब वो क्यों हो सकता है कुछ भी आप दिखाओ, ठीक है, तो उसमें अगर आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों लगाते हो तो क्या होगा, तो फिर टोटल फोर्स आएगा आपके सामने, टोटल फोर्स आएगा ना, जो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों की वजह से जो फोर्स रहेगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना रहेगा, यानी कि क्यू किसमें लगा रहे हो, क्यू में आप फोर्स लगा रहे हो, ब्रैकेट के अंदर द वीबी क्या होगा, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ई क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, टोटल ऐड कर दोगे, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे और आपको क्यू आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में वेलोसिटी भी लेनी पड़ती है, तो ले लो और यहाँ पे जस्ट क्यू से मल्टीप्लाई करो, जो सो चिंदी यार, एकदम चिंदी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप रख दो इस तरीके से। और अभी अभी हमने देखा कि क्यू वी वी क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, और एफ ई क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सो क्यू ई क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड क्यू वी बी क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हियर यहाँ पे देख लो, जो आपका एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर इज द लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज मींस एक साइंटिस्ट का नाम था, इसे हम टोटल फोर्स कहते हैं, जिसमें कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स का एडिशन होता है, और जो टोटल फोर्स आपका आएगा वही आपका लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगा। ठीक है, वेयर एफ ई इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एफ एम इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी, एफ ई क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में आप जान चुके हो, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में आप जान चुके हो। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो गाइस सपोज दैट कोई भी अगर आपके सामने वायर है, उसमें से वही चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वी रहेगी, बी रहेगा जो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। समझ गया, कंडक्टर का वो आपको मालूम है। ठीक है, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स होता है, वेलोसिटी होती है, उनके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है। देखो, अब कभी भी अगर आपने लीनियर मोशन भी सीखा होगा, तो अगर आप ऐसा फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अगर आप ऐसा अप्लाई करते हो, तो उसके ये जो ब्लॉक है इसमें वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है ना। तो अगर ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है जिसका वायर ऐसे था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी प्रोड्यूस हो रहा था, ये पहली वायर थी, दूसरी वायर थी, तो ये अंदर ऐसा क्या होगा, अंदर ऐसा फोर्स आएगा ना, फोर्स आएगा ना, तो इसमें वेलोसिटी भी तो आएगी सेम डायरेक्शन में, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कुछ ऐसा है,
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा दिखाऊं ग्राफ में तो ऐसा दिखाऊंगा ना। अब कौन ऐसा बार बार ऐसा खींचेगा ऐसी लाइन, तो मैं बी एफा दिखा दिया, ठीक है। देखो तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये बी हो गया आपका, दिस इज द वेलोसिटी एंड उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, v क्रॉस बी बार, ठीक है। ये हमने 11th के स्केलर वेक्टर में दिखा था कि अगर आप इन दोनों को रिजॉल्व करोगे तो सामने आपको इस तरीके से एक वेक्टर मिलेगा जो कि क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, ओके। और थीटा क्या है, थीटा आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यानी कि फोर्स या वेलोसिटी और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच का, देखो जो मतलब कि ये मैं बात कर रहा हूँ, ये थीटा है आपका, ठीक है, ये आपका थीटा कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस इस तरीके से आपको ये थीटा आ जाएगा, ओके। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। सो v यानी वेलोसिटी एंड b यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोस्टली होते हैं, मोस्टली वेलोसिटी और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट यहाँ पे मैं अभी देखो अगर ऐसे दिखाता हूँ, देखो दिस इज दी ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, मैं ऐसा भी अच्छे से दिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको याद रखना है परपेंडिकुलर यानी 90 रहेंगे, ठीक है, मोस्टली 90 रहेंगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ओके। चलो और अगर मान लो गाइस कि आपका ये एन आप मैथमेटिक्स 1 में पढ़ोगे वेक्टर के बारे में, या फिर आप यूनिट वेक्टर के बारे में जानते भी रहोगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस तरीके से आप जाओगे एन बार आपका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, उसका ये यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर आपका यहाँ पे एक प्रोड्यूस होगा फोर्स के साथ अलोंग में, ठीक है। और थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन द वी एंड बी, ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इसके बीच का देखो ना यार, यहाँ पे डायग्राम देखो, वी और बी के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। चलो अब इसी चीज को मैं आगे दिखाता हूं। तो टोटल फोर्स कितना रहेगा, किस चार्ज में प्रोड्यूस हो रहा है, पहली बात तो कितनी उसकी वेलोसिटी, कितना मैग्नेटिक फील्ड और कितना यूनिट वेक्टर है, मतलब 1, जो यूनिट वेक्टर होता है वो 1, ठीक है। एन नॉट मींस यूनिट वेक्टर कहलाता है, ओके। अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को गायब करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को गायब करने के बाद कौन सा एंगल आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, आपने सीखा था 11th में। अब उतना देखो छोटा मोटा रहे तो मैं पूरी अलग से बेसिक बना भी दूं उसका, लेकिन वो पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर पढ़ा के ऑलरेडी रखा है, जाओ और 11th का वो वीडियो स्केलर वेक्टर का देख लो, इतना अच्छे से मैंने पढ़ा के रखा है उसको, ठीक है। सो जाओ और उसे पढ़ो अच्छे से, समझ जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लो अभी, तो एफ है और यहाँ पे क्यू वी बी और ये साइन थीटा और एन नॉट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको मिलेगा ये फोर्स, यहाँ पे टोटल आपको फोर्स मिलेगा दो आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। चलो इनकी यूनिट क्या होंगी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। आप कभी भी साइन थीटा का यूनिट मत निकालने लगता क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। सो ओनली जो यहाँ पे चार्ज है और ये वेलोसिटी है, ये बी यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में यहाँ पे आपको यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड की हम फिलहाल यूनिट निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, एफ अपॉन क्यू वी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन यहाँ पे कूलम्ब इनटू मीटर आ जाएगा, और ये आपका गॉस होता है, गॉस, ठीक है, ये आपका गॉस कहलाता है। ये बातें आपको ध्यान, या फिर आप टेस्ला कह सकते हो, फिलहाल टेस्ला होगा, ये गॉस नहीं होगा, ठीक है। टेस्ला ये आपका टेस्ला कहलाएगा, टेस्ला, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ बी, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो टेस्ला है, और टेस्ला और अगर आप गॉस को एक साथ कंबाइन करो तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। ये आप याद रखना, ये कोई बताने वाली बात नहीं, मैंने फिर भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो कभी भी याद रखो, या तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ये वाली याद रखना है, या तो सिर्फ टेस्ला याद रखो, ठीक है। टेस्ला बहुत आसान है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट रहेगी टेस्ला याद रखो, और टेस्ला का मतलब न्यूटन सेकंड अपॉन चार्ज और यहाँ पे मीटर, इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो ना, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम्ब, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो आप निकाल भी सकते हो अगर आपके पास दिमाग है तो, ओके। चलो तो इस तरीके से गाइस आपको सॉल्व करना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हेलिकल मोशन के बारे में समझते हैं। एग्जैक्टली भाई हेलिकल मोशन क्या होता है, हेलिकल मींस इस तरीके से कुछ घूम घूम के ऐसा कुछ मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, अब आपकी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है, हमने ऑसिलेशन में देखा है, ठीक है, ऐसी होती है। अब अगर आप इसी स्प्रिंग के अलोंग भागो, स्प्रिंग के अलोंग अगर आप मूव करो तो आप हेलिकल मोशन करोगे, ठीक है। ये बातें आपको जान के रखनी है। तो कभी भी जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। आपको इस चीज को दिखाता हूं मैं कैसे परपेंडिकुलर में मूव करेगा, ठीक है, ध्यान दो। देखो सपोज दैट ये आपकी वायर है, ये आपकी वायर है, ओके। चलो और ये वायर के अंदर से करंट जा रहा है, मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में मान लो ऐसा मानता हूं नीचे की तरफ, ठीक है। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन और कभी भी करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ऐसा जा रहा है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल टेम्पररी करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर किसी भी वायर में से अगर आप करंट को प्रोड्यूस करते हो तो, ठीक है, तो प्रोड्यूस होगा ना। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने करंट नीचे लिया है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों बना रहे हो। अरे पागल मत बनो, करंट ऐसा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा मूव हो रहा है तो करंट ऊपर की तरफ है,
समझ गया ना, क्योंकि करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है। यही कंफ्यूजिंग वाली बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको थोड़ा सा प्लेन में इमेजिन करना है। सपोज दैट आपके पास एक वायर है और उस वायर को आप पकड़ के रखे हो और आप उसको इमेजिन करना है कि उस वायर के अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। तो गाइस एक सिंपल सी बात है, ये आपका चार्ज है ना, तो अगर आपका ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड है राउंड राउंड, इसके बीच में ऐसी एक वायर है, समझ गया। तो जो इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो ये 90 नहीं रहेगा, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के 90 नहीं रहेगा, यानी परपेंडिकुलर रहेगा ना। समझ में आया क्या? तो यही बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इमेजिन करो ना, मैं 2D में कैसे बनाऊंगा आपको यार, ठीक है। सपोज ये आपकी वायर है, इसके अलोंग इस तरीके से, इसके अलोंग इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, समझ गया। अब इसी में से करंट भी ऊपर नीचे जा रहा है, तो अगर ये ऐसा भी जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना पूरा, यानी कि वो 90 बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, उस फील्ड से 90 डिग्री बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर चार्ज का जो पार्टिकल होता है उसको मूव होगा प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया? ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। या और जब मैं वेलोसिटी की बात करूं, अब देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अब ध्यान देना अच्छे से, ये आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऊपर नीचे जाओगे तो परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसा जाओगे तो क्या कहलाएगा वो? पैरेलल। तो अगर कोई दूसरी वायर यहाँ पे लाते हो तो ऐसा अट्रैक्ट होती है ना अंदर की तरफ, तो जिधर फोर्स उधर ही वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। समझ में आई मेरी बात? वेलोसिटी क्या होगी? पैरेलल कहलाएगी। समझ गया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ पे समझा कि नहीं समझा? वेलोसिटी क्या होगी? पैरेलल, क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। ओके तो इन दिस केस गाइस देखो यहाँ पे थोड़ा समझो। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर जिसमें से आपका करंट फ्लो होता है। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। और रियल में अगर जो वेलोसिटी है, रियल में अभी हमने देखा था, रियलिटी में वेलोसिटी जो है उसको कैसे होना चाहिए था? रियलिटी में वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए था। रियलिटी में वेलोसिटी, अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहा है, अगर नीचे भी आ रहा है तो भी फोर्स की वजह से आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है तो भी फोर्स की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ रहेगी, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो भी वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगी। तो यानी कि हुआ तो परपेंडिकुलर ही ना, रियल में वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड को। बट इन द केस ऑफ हेलिकल मोशन पैरेलल रहता है। कैसे तो यहां पे ध्यान दो जरा, ठीक है। इन द केस ऑफ हेलिकल मोशन जो वेलोसिटी होती है वो कैसे रहती है? पैरेलल होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो अपना करंट होता है, अपना जो चार्ज होता है कुछ इस तरीके से मूव करता है अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से मूव करेगा तो यानी कि वेलोसिटी सीधा जा रही है, वेलोसिटी आपकी सीधी जा रही है। समझ गया कि नहीं समझ गया? सीधी जा रही है आपकी वेलोसिटी, इट्स सो सिंपल। तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा टू दी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर पैरेलल है तो थीटा हमेशा 0 होता है, और परपेंडिकुलर है तो थीटा हमेशा 90 होता है। तो अभी हमने जो भी मैग्नेटिक फोर्स निकाला था QVB sin थीटा, अभी अगर मैं देखो हमने क्या निकाला था? FM इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B क्रॉस, ऐसा निकाला था ना। क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या आएगा? QVB sin थीटा आएगा ना। तो sin थीटा की जगह में 0 ले लो और यहाँ पे 0 आ जाएगा। sin 0 क्या होता है? 0 होता है, यानी कि QVB sin 0। तो हेलिकल मोशन में मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आप स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग की वायर अगर आप लेते हो, स्प्रिंग एक है और वही आपकी वायर है सपोज, और अगर आप उसमें से करंट को पास कराते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर प्रोड्यूस होगा भी तो जो आपका वेक्टर होगा वेलोसिटी का, चार्ज का, वो आपका पैरेलल रहेगा, तो इनडायरेक्टली फोर्स 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का रह के फायदा ही क्या है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, सीधी वायर में ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यूज ज्यादा आप कर सकते हो, सीधी वायर में ही, ठीक है। और बाकी अगर आप हेलिकल यानी स्प्रिंग वगैरह वाली वायर यूज करते हो तो कोई फायदा नहीं उसका। ओके चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट, ठीक है। मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, एक ऐसी वायर जिसमें की जो करंट कैरी करके रखी है और उसमें मैग्नेटिक फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो हम सिंपल स्ट्रेट वायर की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट वायर, मान लो आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ क्या है? L है। अगर इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जो करंट में बात करूंगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। समझ गया? ऐसा आप लगा लो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या होगा? B बार, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा वायर को, तो सबको पता है। और I क्या है? आपका करंट है, ये सबको मालूम है। चलो तो अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको।
तो स्ट्रेट वायर में कितना, मतलब अगर आपके पास स्ट्रेट वायर है तो उस स्ट्रेट वायर में कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब आपका जो फील्ड है वो कितना प्रोड्यूस होगा स्ट्रेट वायर में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लो, अगर स्ट्रेट वायर की भी बात करते हो आप तो देखो सब वही मैंने आपको जो बताया है। ये मान लो आपके पास कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आपने बैटरी लगाई है जो कि पोटेंशियल देता है, क्या देता है ये पोटेंशियल देता है, बैटरी लगाई है आपने, ये क्या देता है पोटेंशियल देता है। ठीक है, तो कभी भी हमने देखा था 9th में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो नेगेटिव से स्टार्ट करोगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका वायर में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इधर ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पूरी वायर में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भागना स्टार्ट करेंगे। तो जब कभी भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो एक कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहेगा, मतलब उल्टा, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्जेस। और उसकी वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का मूवमेंट पॉजिटिव से निगेटिव, उल्टा, देखो ना उल्टा रहेगा। अब आप चाहे उसे पॉजिटिव से निगेटिव कहो या निगेटिव से पॉजिटिव कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो उल्टा प्रोड्यूस होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स मोशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही बात को आपको कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना अच्छे से, दिस इज द परफेक्ट एकदम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होके और कमेंट बॉक्स से बोलते दिस इज नॉट राइट, ऐसा वैसा दुनिया भर का, याद रखो यही है। ठीक है, ये बातें समझ के रखना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये आपको समझ गया होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब करंट के अपोजिट ये आपका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट आपका करंट का मोशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो तो यही मेथड से आज हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं, यही मेथड से ये सीखने वाले हैं और इसी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने ऑलरेडी ये बातें आपको बताई हैं, फिर भी आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो, आपको ही पता होगा, भगवान जाने। ठीक है, चलो और आपको लगता है कि करंट का मूवमेंट ऐसा नहीं होता है वैसा है, आप जो जानो आपके ऊपर है। चलो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल मैं तो बता दिया यही परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका कंडक्टर है। यहाँ पे थोड़ा समझो पहले, स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट इस तरीके में इस डायरेक्शन में है। अब गाइस अगर करंट ऐसा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, देखो जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है। अब समझ में आया होगा आपको, अब समझ में आया क्या, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका ऐसा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा भाग रहा है तो जिधर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लो आपके पास एक रोड है और उसके अंदर आपने एक कार रखी है, आपके पास एक कार है। ठीक है, अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, ऐसी एक कार है, मेरे को कार बनाने आती नहीं है बट समझ लो, फिर भी आपके पास एक कार है, कार ऐसे जा रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी ऐसे ही जाएगा ना, समझा कि नहीं, जिधर आप जा रहे हो उधर ही वेलोसिटी है ना। ऐसा थोड़ी है कि वेलोसिटी पीछे और आप आगे जा रहे हो तो फिर आप आगे कैसे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जिधर आपकी इलेक्ट्रॉन की मोशन है उधर ही आपका वेलोसिटी भी है। इसे हम फिलहाल यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जो कि ड्रिफ्ट लेके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके चलो, अब गाइज आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पे अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें से आपको फोर्स का पता करना है, फोर्स का हमें पता लगाना है। ठीक है, फोर्स का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये आपके करंट का मोशन हो गया और इलेक्ट्रॉन का इस तरफ अपोजिट रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया। ठीक है, और जो एफएम है, ये एफएम ऊपर की तरफ है, आप इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैंने सिखा दिया आपको लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इसमें और ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एफएम ऊपर क्यों गया। ठीक है, क्यों गया ये आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर है और आपके जो मैग्नेटिक, जब करंट का इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड उधर है मतलब, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स भी होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का देखने की जरूरत ही नहीं है, आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिए। कभी भी जिधर फील्ड होता है उधर ही फोर्स भी होता है, सो सिंपल। अब मान लो ये मैग्नेट है तो ये इसका ये फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट की तरफ ही रहता है, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा तो उसको भी उधर ही अट्रैक्ट करेगा ना, यानी उधर की तरफ, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल भी लगाते हो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर से ऐसा रहेगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो ना आप, ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो मतलब जो आपका फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट, चलो समझ गया आपको ना। तो करंट क्या होता है, I = Q/T। ठीक है, तो Q कितना मिल जाएगा, I × T, Q = अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, D इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज द करंट, T यहाँ पे है। तो इस टोटल वायर में, अब देखो हम ये कब लिखते हैं, जब हमको किसी भी वायर में गिवन अमाउंट, हम वहाँ पे जब लेंथ वगैरह देखते नहीं है, कितनी लंबी लेंथ है वायर की, वो हम सब जब चेक नहीं करते तब हम लोग ये रियल इक्वेशन लिखते हैं। बट यहाँ पे पर्टिकुलर हमें लेंथ पता है कि L है लेंथ। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी की स्पीड से कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वो भी हमें VD भी पता है हमको।
तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे क्यू टी के लिए देखें, हम लोग जितना अमाउंट ऑफ लेंथ है और जितने अमाउंट ऑफ स्पीड से अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा ना, उतना ही उसका चार्ज भी होगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ अपॉन उसकी वेलोसिटी कर दी। समझ गया? तो जब यहां पे कर देंगे एंड वी नो दैट अबाउट दी मैग्नेटिक फोर्स विच इज गिवन बाय क्यू इंटू वी इंटू बी, वेयर वी इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वेलोसिटी वी डी। समझ गया? तो क्यू वी बी क्रॉस में अगर आप इस क्रॉस को हटाओगे तो साइन थीटा लिख देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी चीज को देखो, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, क्यू लिखा है और क्यू की वैल्यू कितनी मिली, आई एल अपॉन वी डी। यहां पे लिख दूं मैं आई एल अपॉन वी डी। और दूसरी बात यहाँ पे वी डी बी है ना, तो वी डी बी देखो यहाँ पे वी डी और बी और साइन थीटा। समझा क्या? ये साइन थीटा। आप चाहो तो ये यूनिट वेक्टर लिखो चाहे मत लिखो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यूनिट वेक्टर। ठीक है, लिखो चाहे मत लिखो, बस लिख के रखो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे ये वी डी काट दो सॉरी, और ये आई एल बी और साइन थीटा आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, यहाँ पे देखना है थोड़ा सा, आपको पता चल गया रहेगा, आप इतने बच्चे नहीं हो अभी। ठीक है, फोर्स का और यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी है यानी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 90 है कि नहीं है, 90 है कि नहीं है, वो 90 है ना, तो यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। दिस इज द 90 और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आई एल बी, वेयर आई इज द करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर एंड एफ एम इज द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट और दैट कंडक्टर। समझ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो ये था गाइस आपका स्ट्रेट वायर के लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम वायर लेते हैं, आर्बिट्ररी वायर एक उठाते हैं और उसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमें पता चल चुका है स्ट्रेट वायर के लिए भी हमें क्या मिला है, यही मिला है ना, वही सेम तरीके से आई की वैल्यू ले लो, फिर आई डी एल बी आ जाएगा। फिलहाल डी मत देखो, अब यहाँ पे डी हटा दो, सपोज दैट एक टाइम के लिए डी हटाओगे तो आई एल बी मिलेगा ना। क्या मिला है, आई एल बी मिला है ना यार, देखो ना अच्छे से। तो यहाँ पे आई एल बी आपको आ जाएगा ना। व्हाट इज डी, डी क्यों आया, देखो सपोज दैट ये आपके पास सामने एक वायर है, वायर बहुत लंबी है, कितनी लंबी हमको पता नहीं है, कहां तक हम चेक करेंगे वो हमको भी नहीं मालूम है। इतनी लंबी वायर में कितना लंबा चेक करूंगा मैं, लेंथ अपने को पता है क्या कि एल है कि कितना है, अब इनफाइनाइट भी हो सकती है वायर में भी। ठीक है, तो मैं एक छोटे से अमाउंट के लिए चेक करता हूं, पहले एक छोटे से अमाउंट के लिए चेक करता हूं। तो उस छोटे से अमाउंट ऑफ वायर है, मतलब जैसे कि इतनी छोटी वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर उस फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, डी एफ एम। आपकी बुक में डीएफएम नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ एफएम दिया, उसको डीएफएम देना चाहिए था। ठीक है, सो ये आई एम सॉरी, तो डीएफएम यहाँ पे दिया है, डीएफएम। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ एफएम दिया है, तो डीएफएम आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया वाले करंट में, एरिया वाले वायर में। पूरी वायर का तो हमें पता भी नहीं क्योंकि हमको लेंथ ही नहीं मालूम है ना कितना लेंथ है, तो इसीलिए हमने छोटे से लेंथ को ले लिया। तो डीएल क्या है, एक छोटा सा इनफाइनेटेसिमल लेंथ है, जो छोटा सा एक लेंथ है उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। और अगर हमको पूरे का चाहिए होगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन पता है ना, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। अब जितना रहेगा उतने का तो मिल ही जाएगा, और आई आपका करंट है। ओके, चलो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो टोटल वायर के लिए अगर आपको चेक करना है तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और जो आपका डीएफएम है, ये डीएफएम ये स्मॉल के लिए अपने को फाइंड हो गया ना, स्मॉल के लिए आई करंट होगा, करंट तो टोटल सेम रहेगा ना पूरी वायर में। अब यहाँ पे चेक करो चाहे यहाँ पे चेक करो, करंट तो झटका उतना ही मारेगा। ठीक है, तो करंट सेम है। और डीएल क्या है, मैं स्मॉल लेंथ के लिए चेक किया हूं इसलिए डीएल, क्योंकि यहाँ पे क्या था टोटल एल था, बट अपने को यहाँ पे डिस्टेंस मालूम नहीं है इसलिए डीएल। और बी तो मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम रहेगा, जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहने वाला है। समझ गया? बस ये डीएल का फंडा है, मतलब लेंथ कितना है उसका टेंशन है। तो लेंथ के लिए गाइज हमने इंटीग्रेट कर दिया अपने डीएफएम को, डीएफएम को इंटीग्रेट कर दिया, और डीएफएम की जगह में हमने आईडीएल भी लिखा। आई अपना कांस्टेंट है तो मैंने आई को कांस्टेंट कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन इतना आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन रखो यहाँ पे, डीएल और ये बी आ जाएगा। समझ गया अच्छे से? तो ये डीएल इंटू बी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा तो होगा, देखा जाएगा, और अगर डीएल भी चेंज हो सकता है, देख कैन बी चेंजेबल। समझ गया? बट अगर मैं ऐसी बात करूं कि करंट फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट थ्रू आउट द वायर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन से बी को भी हटा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बी को हटा दिया इंटीग्रेशन से और ओनली डीएल को रखा, क्योंकि डीएल तो फिक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे वायर का लेंथ कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और, अब कितना लेंथ है अपने को क्या पता, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, इंटीग्रेशन के अंदर रखा है डीएल को। अब जितना भी रहेगा एक छोटे से डीएल के लिए फाइंड कर लो और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वायर का लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कितना लेंथ है, और अपने को लिमिट भी तो नहीं मालूम है कहां से स्टार्ट करूं कहां से खत्म करूं। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी वायर है शेप्ड की, आर्बिट्ररी शेप की वायर है, कैसी भी घूम घाम की वायर है, उसका लेंथ किधर कितना रहेगा, इधर लेंथ कितना है, इधर लेंथ कितना है, क्या मालूम, आर्बिट्ररी वायर है ना। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, कैसी भी वायर,
कितना भी शेप उसका हो सकता है, तो कैसी भी, तो इसके लिए यहाँ पे हमने डीएल रखा है। अब जितना भी होगा तो वो हम बाद में उसको इंटीग्रेट करके कर लिया करेंगे, तो इसे बस इसको यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि डीएल को एक डीएल का निकाल लिया है, ऐसे जितने भी आएंगे सबको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना, समझ गया, इसको ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा अपने को। वेयर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द यूनिफॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कितने भी वायर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स ही रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स ही रहने वाला है जो भी प्रोड्यूस होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसी चीज को मैं क्लोज सर्किट में बात करूं, मतलब एक आपके पास इस तरीके का क्लोज सर्किट है, ये आपका मतलब आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर आपने उस वायर को ऐसा क्लोज कर दिया, ऐसा गोल गोल घुमा दिया, क्लोज सर्किट बना दिया, तब क्या करोगे, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो आपको मिल ही गया है कि Fm इक्वल टू I dl B, यही होगा ना, सिंपल सी बात है। अब आर्बिट्रेरी वायर, अब सर्कुलर में भी आप कर रहे हो तो आपको क्या लेंथ मालूम है क्या, लेंथ आप बोलोगे नहीं सर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल होगा 2 पाई r, तो 2 पाई r भी है, चलो मानता हूं 2 पाई r है, बट कितना 2 पाई r है बोलो, नहीं पता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डीएल भी, यहाँ पे भी हम स्मॉल के लिए ही चेक करेंगे, तो डीएल वाला ही आ जाएगा अपने को, समझ गया कि क्या बोल रहा हूँ मैं, डीएल वाला ही आ जाएगा। सेम तरीके से जो वहां पे किया ना, जो अभी यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ना, इस तरीके से इसको सेम आपको यहाँ तक आना है, इसमें भी इसको भी सेम ऐसे ही प्रूफ करना, आपको यही मिलेगा ना, ये डीएल वाला ही मिलेगा ना, सिंपल सा एकदम। अब आपको पहले डीएल स्मॉल के लिए निकालो, फिर आपको पूरे के लिए निकालना है, तो एट दिन यही पहुंचोगे आप लोग, यहीं पे आओगे। बट यहाँ पे सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर के लिए हमने यहाँ पे सी दिखा दिया। बार बार अगर मैं सेम सेम लिखूंगा तो फिर आप फिर बोलोगे कि सर ये आर्बिट्ररी वाले में और इसमें फर्क क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया, सी लिख दिया, जिससे कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। तो बाकी तो सेम चीज ही रहेगा। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म समझते हो, मतलब पूरे इसमें जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा हर जगह अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉट चेंजेबल, अगर यूनिफॉर्म है तो आपको वही चीज मिल जाएगी, बी और या सी, बस सी यहाँ पे लिख के दिखा दो, सेम चीज ही मिलने वाली है, कोई इसमें चेंज होने नहीं वाला है, ठीक है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको मिल जाएगा। बट गाइस अगर मान लो लेंथ आपका पता ही नहीं है, अब ये डीएल है और डीएल आपको मालूम ही नहीं है, मतलब कितना है क्या पता, सर्कुलर लूप में भी है तो बार बार वही लेंथ रहेगा, ठीक है, वही लेंथ रहेगा, वही आपका हेलिकल मोशन जैसा बार बार वही चार्ज मूव होगा, तो फोर्स जीरो नहीं होता है, फोर्स जीरो होता है ना, हमने देखा था हेलिकल मोशन में फोर्स जीरो होता है। अगर आपका चार्ज बार बार वही मूव करेगा ना, तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो Fm इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। गाइज मैंने आपने अगर फ्लैश मूवी देखी है तो वहां पे देखो वो बहुत फास्ट फ्लैश भागता है, और एक राउंड एक सर्कल में दोनों, एक जो एनिमी रहता है फ्लैश वाला और फ्लैश मूवी का जो फ्लैश है, वो दोनों बहुत तेज भागते हैं, और बीच में से एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, आपने देखा भी होगा उस मूवी में। तो उसमें वही दिखाया है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो नल हो जाता है, उसमें जो लेंथ है आपको पता ही नहीं है, मतलब फिक्स तो पता ही नहीं है, वो राउंड फिक्स रहेगा, लेंथ जो भी है वो फिक्स है, बट कितना है मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल जो रहेगा स्मॉल वाला डीएल, उसको तो मैं जीरो ही समझूंगा इंटीग्रेट करने के बाद भी, ठीक है। और जो आपका Fm है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका डीएल जीरो हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जीरो, ठीक है। सो इसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए उस मूवी में ऐसा दिखाया था कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो करना था, तो वो लोग राउंड घूम रहे थे, राउंड भागेंगे, और फ्लैश खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी की वजह से तो भागता था वो। तो अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर वो राउंड में घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड वो भी जीरो हो जाएगा फिर तो इसीलिए वो राउंड में घूम रहा था। तो थोड़ा सा वो मूवी देखो, जरा अच्छी मूवी है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में जिस तरीके से यहाँ पे मोशन हुआ है, ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो क्लोज सर्किट में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ये बातें आपको जान के रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरीके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। और आप उसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।